दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे, वर्णमाला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका छूटेगा नहीं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, आइए तो हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है हिंदी का, ये वर्णमाला से ही बनता है। ये आपको ऑप्शन में वर्णमाला नहीं देगा, बल्कि क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। बोलेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन में वर्णमाला रख देगा, वर्ण रख देगा, ध्वनि रख देगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो आप वर्णमाला को टिक करोगे। ये वर्णमाला की सीधी परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो या तो ऑप्शन में वर्ण देगा या तो ध्वनि देगा, ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा। पहला क्वेश्चन वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है या तो ध्वनि होती है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है वर्णमाला जो है, वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ये टोटल संख्या होती है, इनके वर्णों की संख्या होती है। पूछेगा वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, या शब्द अक्षर होते हैं, या फिर वो पूछेगा वर्ण पूछेगा। अच्छा नहीं पूछेगा, बड़ी पूछेगा, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो आप 52 के साथ जाओगे, ऑप्शन में 52 देखोगे। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब वर्णमाला के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, अब व्यंजन जो होता है वो 33 होता है। ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर जो होता है, स्वर में 11 स्वर होते हैं। पूछ लेगा टोटल स्वर कितने होते हैं, तो आप 11 के साथ जाओगे। अब व्यंजन की बात करेगा तो आप 33 के साथ जाओगे। अब आते हैं स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए। जैसे मान लीजिए हम 2 शब्द ले लेते हैं। मान लीजिए हम जैसे स्वर पे आते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम अ की बात करते हैं। अ देखिए, अ बोल के देखिए, बिना अवरोध के निकल रहा है। अब हिचकी टाइप के अ, तो ये बिना अवरोध के निकल रहा है। तो जो बिना अवरोध के निकलता है ना, उसी को या फिर किसी अन्य की सहायता से जो न बोला जाए, तो ये तो मान लीजिए नहीं आता है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये आता नहीं है। इससे पूछ लेता है स्वर जो होता है 11 होता है। यहाँ से पूछेगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, छोटी, छोटा उ, री, ये 4 होते हैं। इसको ध्यान में बैठा रखिएगा। पूछ लेता है ह्रस्व स्वर इनमें से कौन सा है, तो 4 आपको दीर्घ स्वर, 4 में से 3 आपको दीर्घ स्वर दे देगा और 1 ह्रस्व स्वर देगा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में रख देगा। आप पूछ लेगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ये अ, ई, उ, री। ठीक, 4 में से कोई एक ऑप्शन में देगा। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, देखिए बोल के देखिए, कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का क्या मतलब होता है कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। मतलब कहें तो उच्चारण में, बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, इसको बोलिए तो इससे ज़्यादा समय लगता है। मतलब इसमें कुछ कम समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय दीर्घ स्वर में रखेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो 3 आपको यहाँ से ह्रस्व स्वर का उठा के देगा, 1 आपको यहाँ से, इन 4 और 3, 7 में से कोई एक रख देगा। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो ये देखिए 7 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, टोटल आपका 11 हो गया। एक और होता है प्लुत्व स्वर, लेकिन ये आता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाए, यदि वो पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में या तो 2 देगा या तो 3 देगा।
क्योंकि किसी किसी बुक में 2 ही बताए गए हैं, किसी में 3, क्योंकि प्लुत्व को किसी बुक ने मान्यता दी है, किसी को नहीं, जिसमें ओम आता है, ओम आता है। या हम गुस्से में किसी का नाम लेते हैं तो लास्ट में या करके आता है, जो कोई भी नाम लीजिएगा गुस्से में तो ज़्यादा समय लगता है, मतलब इन दोनों के कंपेयर में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उसी को प्लुत्व स्वर कहते हैं। ओम, तो ओम जब तक सांस रहती है तब तक ओम निकलता रहता है, तो वो सांस के जब हम ख़त्म होती है उसके एंड तक ये बात जाती है। तो ये आई होप ये आपको तीनों स्वर समझ में आ गए होंगे। अब व्यंजन की बात करूं मैं तो व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सभी को पता होगा, जैसे कि व्यंजन ये यदि हमारा क है, ये क है तो इसमें अ छुपा हुआ है। क बोल के देखिए, आपको लास्ट में अ नज़र आएगा, क के साथ अ अपने आप निकलेगा। ख देखिए, ख बोल के देखिए, अ छुपा होगा। जब बिना इसके आएगा ना, बिना अ के आएगा तो ये हलंत नीचे लग जाता है, ये हलंत लग जाता है, तो इसको आधा ख या आधा क बोलते हैं। इस क में अ छुपा हुआ है, ख में भी अ छुपा हुआ है, ग में भी अ छुपा हुआ है, तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन के प्रकार पे आते हैं, तो इसको रहने दीजिए, पहले यहाँ देखिए। पहला है स्पर्श व्यंजन। पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आप 25 के साथ जाओगे, ठीक। अब वो कौन कौन से 25 होते हैं, तो क ख से लेके अड़ तक, च, फिर छ, फिर ट, ठ, थ, थ, ये देखिए 5-5 हैं, 5-5 यहाँ भी है, और ये टोटल 5-5 के गुच्छे हैं, 5-5 के ग्रुप में है, टोटल 25 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क ख ग घ अड़, च छ ज छ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये जो होते हैं ना ये स्पर्श व्यंजन के आते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान पूछता है आपका, ये उच्चारण स्थान पूछता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा कंठ, मतलब क का उच्चारण स्थान है या ख का उच्चारण स्थान है, इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऑप्शन में दे देगा, तो आपसे पूछेगा उच्चारण स्थान, तो आप आराम से बताओ। देखो ये जो क वर्ग है ना, ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसका जो ख वर्ग है इसका मूर्धा अरे तालु से होता है। ख वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसका जो ट वर्ग है ये मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। त जो है, त वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान द से यानी दांत से होता है। और जैसे प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान ओठ से होता है, ओष्ठ जिसको हम बोलते हैं। फिर से समझिएगा, जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ मतलब क ख ग घ अड़या। अब तालु की बात करूं तो इसमें भी 5 हैं। ख वर्ग में ये आ जाता है आपका, ख नहीं है ये च वर्ग है, ख तो ऊपर में आ जाएगा ना, तो ये च वर्ग हो जाएगा। देखिएगा क वर्ग में कंठ से पूरा आ जाएगा, च वर्ग तालु में आ जाएगा, तब ठ ठ ट देखिए मूर्धा में आ जाएगा, त जो है आपका वो दंत में आ जाएगा, ओष्ठ जो है वो प वर्ग जो है ओष्ठ में आ जाएगा। अब देखिए हम कुछ बातें बता रहे हैं। अब जैसे आपको ठ दे देगा, ट दे देगा या ठ दे देगा, तो आपसे पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत 4 ऑप्शन देगा, तो आपको मूर्धा पे टिक करना होगा। या तो ऐसे पूछेगा या तो पूछेगा इसमें से तालु का कौन से अच्छा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, पूछेगा कौन सा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान तालु है। तालु का मतलब समझिए च दे देगा आपसे, च दे देगा, ख दे देगा, त दे देगा, फ दे देगा, बोलेगा तालु का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ड है, तो उसमें से आप जो तालु वर्ग में आता है वो आप लगा दो। तो ये 25 जो है ये आपको स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, KTMDO, इसको याद कर लीजिए। कठ है
के से कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, यम से मूर्धा हो जाएगा, दी से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे ग्रुप में तो आ जाएगा। जैसे आप इसको बोलेंगे ताला, ताला आप जब बोलेंगे तो दांत का यूज होता होगा। देखो पापा, फूफा, बाबा या भाभी, मामा कुछ भी बोलेंगे तो इसमें ओठों का ज़्यादा यूज होता है। कंठ मतलब कंठ यहाँ जो होता है वहाँ से होता है कंठ। कंठ के बाद जो तालु आता है, कंठ के ऊपर वाला हिस्सा तालु करता है। अब मूर्धा जो होता है वो जीभ के बीच वाला हिस्सा होता है। और दंत मतलब दांत होता है, और ओष्ठ का मतलब ओठ होता है। अब बाबा बोलोगे तो ओठ पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की मैं बात करूँ तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। ये तो एग्जाम में ना जाने कितनी बार आया है, स्टार लगा के लगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। दूसरा, उसके नीचे आते हैं उष्म व्यंजन। स, तीनों स हो जाएंगे प्लस ह हो जाएगा, तीनों स हो जाते हैं। और ह, इसमें क्या होता है, उष्म व्यंजन जब इसको बोलोगे ना तो थोड़ा सा उष्मा निकलती है, इसीलिए उष्म व्यंजन इसको बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की मैं बात करूं तो ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं, ये 2 अक्षरों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसको हम अभी आगे बताएंगे किन अक्षरों से मिलके बने हैं, उस पर हम आगे बताएंगे। इसको जान लीजिए संयुक्त व्यंजन कौन है, 4 ये हो गए। द्विगुण व्यंजन, ये ड, ढ, अड़ है, अड़ है, ये दोनों, तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। जब ये पूछेगा तो द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। लुंठित व्यंजन, इसलिए मैंने इसको स्टार में रखा है क्योंकि ये पहले नहीं आता था, लेकिन अब क्वेश्चन बनने लगा है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनने लगा। तो लुंठित व्यंजन जब पूछेगा तो ये आर, सिर्फ एक ही है, आर ऑप्शन में ढूंढिएगा। पार्श्विक व्यंजन पूछेगा तो ल ढूंढिएगा, क्योंकि एक ही व्यंजन होता है। अनुनासिक व्यंजन जो नाक से बोला जाता है, ये जो 5वां अक्षर है ना, इसको आप जब बोलोगे तो नाक का यूज होगा। न, देखिए नासिक का मतलब होता है जिसकी आवाज़ की ध्वनि जो होती है नाक से निकलती है। ये 5 जो लास्ट के हैं ना, ये जो 5 लास्ट के हैं, ये सब नासिक व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये देख लीजिएगा अयोग बाह, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार का मतलब जैसे कि अ के ऊपर जो बिंदी लगती है, ये वाला अनुस्वार कहलाता है। और दूसरा होता है विसर्ग, विसर्ग का मतलब कि जो अ के पीछे लगता है, ऐसे लगता है। जैसे हम कहें इसमें कंठ लिखा जाता है, कंठ, तो ऊपर बिंदी लगती है। अब यहाँ प्रातः, प्रातः में अब लिखेंगे ये आएगा, तो ये जो आता है ये विसर्ग में आता है, और ये जो आता है ये आपका अनुस्वार में आता है। तो अयोग बात पूछेगा तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। अब अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। ये छोटा है, इसको याद करने से अच्छा कि आप समझ लीजिए कहते किसे। आपको ये कंठ, इसको तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ वाला, ये सब तो आपको याद ही हो गया होगा। कंठ, इसको तालव्य भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तालु को ही तालव्य लिखा जाता है। अब देखिए जो अघोष होता है ना, अघोष वो जो स्पर्श व्यंजन होता है, इसको हम पहले नंबरिंग कर देते हैं। जो होता है अघोष, देखिए अ पहले आ रहा है, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अ पहले आता है ना, तो पहला और दूसरा, ये जो पहला और दूसरा ग्रुप बन रहा है, ये आपका अघोष होता है। मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, द, अरे सॉरी, त, थ, प, फ, ये जो 10 हो गए ना, 2 का ग्रुप, यही आपका अघोष होता है। पहला और दूसरे लिखने का मेरा मतलब यही था। प्लस उष्म व्यंजन जो मैंने बताया था, तीनों स हो जाते हैं प्लस ह होता है, तो ह इसमें नहीं आता है, इसलिए ह नहीं लेंगे। तो ये अघोष, देखिए याद हो गया ना, अब पहले आता है, तो पहला और दूसरा ग्रुप याद कर लीजिए 5 का, ये 10 ये हो गए, प्लस उष्म व्यंजन, उसमें से तीनों स ले लीजिए, ह नहीं लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ काट दिया है, ठीक है। अब स देखिए बाद में आता है, सघोष का स देखिए बाद में आता है, तो बाकी जो बचा हुआ है तीनों,
1 2 3 इसमें का 3 इसमें का 3 इसमें का 3 इसमें का 3 इसमें का, मतलब 3 4 5 वाली लाइन जो बची है वो आपकी पूरी सगोश में आ जाती है। यही ये 3 लिखा है। और इसमें क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य र ल व, और जो इसका ह छूटा हुआ है ये भी इसमें आ जाता है। तो अघोष सघोष याद हुआ। अ पहले आ रहा है तो पहला दूसरा अघोष हो जाएगा, सब बाद में आ रहा है तो तीसरा चौथा पांचवा वाला सघोष में चला जाएगा, और जो तीनों स आते हैं जो उसमें व्यंजन आता है वो अघोष में चला जाएगा, और जो आपका य र ल व आता है अंतस्थ व्यंजन वो आपका सघोष के चला जाएगा। और प्लस समस्त स्वर, जो समस्त स्वर होते हैं हमारे 11 स्वर मैंने बताया था ना, वो स्वर भी सारे आपके सघोष में चले जाएंगे। ठीक, ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब अल्प प्राण में देखिए अ पहला आ रहा है, अ पहले आ रहा है, इसमें महाप्राण में देखिए म बाद में आ रहा है। तो ये अल्प प्राण जो आता है तो जो ऑड नंबर पे होता है, देखिए हमारा ग्रुप है 1 2 3 4 5 है, तो जो ऑड ग्रुप है पहले के बाद दूसरा इवन वाला नहीं लेना है, तीसरा लेना है, चौथा इवन है नहीं लेना है। मतलब पहला ग्रुप क छ क च ट थ प, फिर उसके बाद ग पे आ जाना है, फिर क्या अड़ पे आ जाना है। तो मतलब ये जो हमारा तीनों ग्रुप है, इसको देखिए मैं बना दे रहा हूँ, इसको मिटा के मैं बना दे रहा हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक, ये पहला ग्रुप हो गया, ये तीसरा होगा, ये पांचवा ग्रुप। जो ऑड नंबर पे आता है देखिए 1 ऑड है, 3 है, 5 है, इस पे जो 3 नंबर है ये हम इसको मिटा दे रहे हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा सब अल्प प्राण में आता है। उसके अलावा क्या आता है, समस्त स्वर। अल्प प्राण में आता है अंतस्थ व्यंजन य र ल व, तो ये हमारे आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाप्राण की। तो हमारा जो बचा है इवन वाला, इवन में क्या बचा है 2 और 4 वाला, ये हमारे आ जाएंगे महाप्राण में। ये आएंगे प्लस में, उसमें व्यंजन में तीनों सब प्लस ह आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे। देखिएगा अल्प में अ पहले आ रहा है ना, तो पहले से स्टार्ट कीजिए, दूसरा छोड़ के तीसरा होगा, चौथा छोड़ के पांचवा, अल्टरनेट डिजिट पे होगा। ठीक है, मतलब पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, ये आपका अल्पप्राण में आ जाएगा। प्लस समस्त स्वर जो मैंने 11 बताए रखे हैं, अब प्लस अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया है 4 होते हैं, य र ल व। उसके अलावा आप महाप्राण पे आते हैं तो 2 जो इवन नंबर पे आते हैं, 2 पे और 4 पे जो आते हैं वो समस्त हो जाएंगे, यही 2 4 लिखा है। उसमें व्यंजन में हमारे 4 होते हैं, तीनों स हो गए प्लस ह, ये आपका महाप्राण हो गया। ठीक है, और स्वर का भी कुछ उच्चारण स्थान पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। जो हमारा अ छोटा ये आ है, तो एक तो आपका ह्रस्व स्वर्ग है, एक आपका दीर्घ स्वर्ग है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालु या तो तालव्य लिखेगा एग्जाम में, या तो तालु लिखेगा या तो ऐसे तालव्य लिखेगा, तो इसमें ई आ जाता है। ठीक है, मूर्धा, इसमें या मूर्धा लिखेगा या मूर्धन्य लिखेगा, तो इसमें री आ जाता है हमारा, ऋषि वाला री। ओष्ठ, ओष्ठ से हमारा दोनों ऊ आ जाता है। अब बोल के देखेंगे ये इसमें ओठ का ये। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु दोनों मिला के जो हमारा यूज होता है वो इसके अंदर आ जाए। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों का जिसमें हम इस्तेमाल होता है उसे वो कहते हैं। अब हमारा जो बचा था संयुक्त व्यंजन, छ छतरी वाला छ, त्र ज्ञ श्रवण वाला श्र, तो देखिए ये हलंत वाला क आएगा प्लस स, इससे मिलके आपको एग्जामिनर पूछेगा ना कि ये छ किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ये क इसके नीचे ह लिखा हलंत लगेगा, इसको हलंत बोलते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। अब प्लस आपका स, इन दोनों वर्ड से मिलेगा, यही ऑप्शन आप चूज करोगे। इसी तरह तरह का आपका पूछेगा तो आपको त के नीचे हलंत लगा होने वाला और आर प्लस, ये दोनों मिलके बनेगा आपका तरह, त्रिशूल वाला तरह। इसी तरह ज्ञ के लिए ज के नीचे हलंत वाला और इया, ठीक, ये दोनों मिलके आपका ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ बन जाए। और श्रवण वाला जो श बनेगा ये वाला श हो जाएगा, और इसके नीचे जो ये लिखा होता है ना ये हलंत होता है, इसको हम हलंत बोलते हैं। ठीक है,
तो आपका आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। तो ये वर्णमाला के वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बनते हैं। इस स्लाइड को आप 1-2 बार देखिएगा, आपके इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों आप तक वीडियो पहुंच जाएगा, कोई आपको पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।